हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक समान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने वाले हैं। सर्वप्रथम हम वृत्तीय गति को समझेंगे, देन उसके बाद वृत्तीय गति कर रहे किसी ऑब्जेक्ट के लिए उसका कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, आवर्तकाल और आवृत्ति को समझेंगे। भौतिक जीवन में बहुत सी घटनाएं वृत्तीय गति को फॉलो करती है, जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, पंखे की गति। किसी पत्थर को यदि हम धागे से बांधकर उसे घुमाते हैं तब उसकी गति भी वृत्तीय गति होती है। यहाँ तक कि जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में घूमता है। वृत्तीय गति की परिभाषा बोलती है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सेंटर या एक्सिस के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो ऐसी गति वृत्तीय गति कहलाती है। और यदि उस ऑब्जेक्ट की चाल परिवर्तित ना हो तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। इधर ध्यान दीजिएगा कि हम चाल की बात कर रहे हैं, ना कि वेग की, क्योंकि वृत्तीय गति कर रहे किसी वस्तु के लिए किसी क्षण वेग का परिमाण तो सेम रहेगा, परंतु वेग की दिशा हमेशा चेंज होती रहती है। और हमें पता है वेग को दर्शाने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, परंतु इधर पे दिशा चेंज होती रहती है। तब हम कह सकते हैं कि एक समान वृत्तीय गति कर रहा कोई वस्तु का वेग हमेशा चेंज होता रहता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं एक कण बिंदु O के चारों ओर वृत्तीय गति कर रहा है और वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है। अब किसी समय t पर कण बिंदु A पर था और अल्प समय t प्लस डेल टी पर कण बिंदु B पर पहुंच जाता है। इधर डेल टी बहुत छोटा है, मान के चलो कि इसकी वैल्यू मिली सेकेंड में होगी। अब हम देखते हैं जैसे ही कण A से B में जाता है उस समय कोण में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। मान लेते हैं कोण में डेल थीटा परिवर्तन हुआ है। वृत्तीय गति कर रहे किसी कण का किसी स्थिति में यदि वेग की दिशा ज्ञात करनी हो तो उस स्थिति में आप वृत्ताकार मार्ग में एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ये स्पर्श रेखा उस स्थिति में कण की दिशा को दर्शाएगी। यही कारण है जब आप साइकिल को पानी में खड़ा करके पैडल चलाते हैं तब पानी टायर की स्पर्श रेखा की दिशा में तेजी से जाता है। अब यदि हमें ए पॉइंट पर कण के वेग की दिशा निकालनी है तो हमें ए पर स्पर्श रेखा खींचनी होगी। और हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। इसका मतलब हम बिंदु ए पर त्रिज्या के साथ 90 डिग्री बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा हमें ए पर कण के वेग को बताती है। मान लेते हैं इस समय कण का वेग v1 है। उसी प्रकार जब हम बिंदु B पर वेग निकालते हैं तो हम पाते हैं कि वेग की दिशा परिवर्तित हो चुकी है। मान लेते हैं इस समय कण का वेग v2 है। अब इधर पे हम देख सकते हैं कि जब कण A से B पर जाता है तो उसका वेग परिवर्तित हो जाता है और वेग की दिशा थोड़ा सा चेंज हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि यदि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कण में त्वरण भी होगा और इधर वेग की दिशा लगातार चेंज हो रही है। तब इस समय त्वरण की दिशा भी लगातार चेंज होगी। इससे हम कह सकते हैं वृत्तीय गति में कण का त्वरण परिवर्ती होता है। वृत्तीय गति कर रहे कण का विस्थापन उसके कोण में हुए परिवर्तन के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कण जब A से B तक जाता है उस समय कोण में अल्प परिवर्तन डेल थीटा होता है। इस समय हम कह सकते हैं कण का विस्थापन डेल थीटा हुआ है और इस तरह के विस्थापन को कोणीय विस्थापन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कोणीय विस्थापन डेल थीटा चाप AB की लंबाई अपॉन वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। इस तरह से हम कोणीय विस्थापन को चाप में त्रिज्या का भाग देकर निकाल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए यदि हम मान लें कि A से B तक की दूरी बहुत छोटी है, उस समय A से B तक का मार्ग वृत्ताकार न मानकर हम कह सकते हैं एक सरल रेखा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कण A से B तक रेखीय विस्थापन करेगा, परंतु ध्यान रहे कि हम A से B बहुत ही कम दूरी माना हुआ है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कोणीय विस्थापन इक्वल टू रेखीय विस्थापन अपॉन वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या होगी। इधर चाप AB की लंबाई रेखीय विस्थापन के बराबर होगी और सॉल्व करने पे हमें रेखीय विस्थापन इक्वल टू वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या इंटू कोणीय विस्थापन मिलेगा। अब स्पष्ट है, जब भी हमें रेखीय विस्थापन निकालना होगा उस समय हम कोणीय विस्थापन में त्रिज्या से गुणा करा देंगे। दूसरे नंबर पे है कोणीय वेग, जिसे हम एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। वृत्तीय गति में वेग के स्थान पे कोणीय वेग शब्द उपयोग करते हैं। जिस तरह विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, उसी प्रकार कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाते हैं, तब कह सकते हैं कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल होगा। हमें पता है जब कण ए पर था उस समय टाइम टी था और थोड़ी समय टी प्लस डेल टी समय में कण बी पर पहुंच जाता है। तब समयांतर निकालने के लिए टी प्लस डेल टी में टी को घटाना पड़ेगा। तब हमें ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन टी प्लस डेल टी माइनस टी मिलेगा और आगे सॉल्व करने पे हमें ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी मिल जाएगा। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है। इधर पे हम कोणीय विस्थापन डेल थीटा को डिग्री में ना लेकर रेडियन में लेते हैं। थर्ड नंबर पे है आवर्तकाल, जिसे हम टाइम पीरियड भी कहते हैं। कण द्वारा एक पूरे चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसका मतलब कण जब ए बिंदु से गति करते हुए एक पूरे चक्कर लगाकर वापस ए पर आ जाएगा और इस क्रिया को करने में उसे जितना टाइम लगेगा उस टाइम को आवर्तकाल या टाइम पीरियड बोलेंगे। कण द्वारा एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री का एंगल कवर करना होगा, जिसको रेडियन में 2 पाई भी कह सकते हैं। इसका मतलब एक पूरे चक्कर में कण द्वारा कोणीय विस्थापन 2 पाई होगा। अब हम डेल थीटा के स्थान पर 2 पाई लेंगे और इस समय टाइम डेल टी आवर्तकाल टी के बराबर हो जाएगा। इन मानों को यदि पिछले समीकरण में रख दें तो आवर्तकाल टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा मिलता है। लास्ट है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कण द्वारा लगाए गए वृत्त के चक्रों की संख्या को आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कण एक सेकंड में 2 चक्कर लगाता है तब हम कहेंगे आवृत्ति 2 हर्ट्ज है। यदि वही कण एक सेकंड में 10 चक्कर लगा लेता है तब उसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज होगी। आवृत्ति का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है, इसे हम हर्ट्ज भी कहते हैं। आवृत्ति को स्मॉल एन अथवा स्मॉल एफ द्वारा दर्शाते हैं। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी आवर्तकाल टी का अपोजिट होता है। इससे हम कह सकते हैं आवृत्ति एन इक्वल टू 1 अपॉन टी। यदि हम आवर्तकाल टी का मान 2 पाई अपॉन ओमेगा रख दें तो हमें आवृत्ति का मान एन इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई मिल जाएगा।